हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, जैसा कि हम आपके लिए डेली EMRS एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आज की क्लास में हम TGT मॉडल पेपर 3 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 एंड मॉडल पेपर 2 कंप्लीट कर लिया है, तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। ये मॉडल पेपर उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जो लोग EMRS 2023 का PGT TGT बायोलॉजी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ ये UP TGT एंड PGT के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? तो चलिए डियर एस्पायरेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना। हमने प्रीवियस क्लास में भी इसका जिक्र किया था और मैं अगेन बताना चाहूँगी कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं UP TGT PGT टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए स्पेशली UP TGT PGT के लिए है। इसमें आपके टोटल 30 टेस्ट हैं। ईच टेस्ट में 120 क्वेश्चन है ना। हर एक टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ हम फ्री यूट्यूब पर करेंगे। क्लियर? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और सेशन को शेयर करें। हमने आपके सामने टारगेट रखा था, जैसे ही आप 1000 प्लस कर देंगे वैसे ही इस टेस्ट सीरीज़ को हम आपके लिए फ्री प्रोवाइड कर देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप खुद से देख लीजिए। आपको एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। इसको भी हम किस तरीके से करेंगे एक बार प्लीज़ समझ लीजिए। पार्ट वन में हम 60 क्वेश्चंस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम 60 क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे जिससे कि आपका वो टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो जाए, बिल्कुल आपका उस टॉपिक का रिवीजन हो जाए। क्लियर? और यहाँ पर आपको जो 30 टेस्ट मिलेंगे इसमें हर एक टेस्ट सीक्वेंस में होगा, टॉपिक वाइज होगा और बायोलॉजी का ऐसा कोई कोना हम नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे हर एक जगह से क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, है ना। जिसमें आपको टोटल 3600 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। 3600 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग ऑफर है, बिग प्राइज़ है। इसलिए प्लीज़ जो भी सेशन को देख रहा है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप इन 3600 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, जो कि आपके लिए UP TGT PGT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली लास्ट दिसंबर तक हो सकता है। तो जितनी जल्दी आप ये टारगेट कंप्लीट कर लेंगे उतनी जल्दी आपको ये टेस्ट सीरीज़ फ्री मिल जाएगी। क्लियर? चलिए आज का अपना हम सॉल्व करते हैं। जो आपका मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए प्रीवियस में क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, है ना, जिसमें आपसे पूछा गया था इनकस बोन इज़ द मॉडिफिकेशन, है ना। इनकस बोन किसका मॉडिफिकेशन थी? आर्टिकुलर, क्वाड्रेट बोन, हायोमैंडिबुलर या फिर जुगाल। तो हमने आपको बताया था जो इनकस बोन है ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है या क्वाड्रेट बोन से ही इनकस बोन ओरिजिनेट हुई है। इसका हमने आपको कोड भी बताया था याद रखने के लिए। मिस हैज आ क्यूट हैंड, है ना। मिस हैज आ क्यूट हैंड। मिस से एम से आपका मेलियस जो हैमर शेप्ड है और ये आर्टिकुलर बोन से ओरिजिनेट है। इनकस बोन जो कि आपकी एनविल शेप की है और ये क्वाड्रेट बोन से ओरिजिनेट है। यस फॉर क्या था? स्ट्रिप बोन, स्टेपिस बोन जो कि स्ट्रिप शेप की है। और एच फॉर क्या बताया था? दैट इज़ हायोमैंडिबुलर
जो स्टेपिस बोन है ये स्ट्रिप शेप की है और हायोमैंडिबुलर बोन से ओरिजिनेट है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैपिलरी मसल फाउंड इन, पैपिलरी मसल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में, लीवर में, किडनी में या फिर लंग। तो अगर हम बात करें पैपिलरी मसल की, सपोज करिए ये हमारा हार्ट है और ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियल चैम्बर, राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर, लेफ्ट एट्रियल चैम्बर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर चैम्बर। यहाँ पर क्या है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल है ना, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। और जो यहाँ पर ये एट्रियल की ओपनिंग है ये क्या है आपका बाइकस्पिड वॉल, या इसी को हम मिट्रल वॉल कह देते हैं। जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स हैं राइट एंड लेफ्ट बोथ वेंट्रिकल्स, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कॉर्ड लाइक मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्राइकस्पिड वॉल को होल्ड करके रखती हैं, है ना, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। और कुछ यहाँ पर स्मॉल और लार्ज मसल्स होती हैं जिन्हें हम पैपिलरी मसल कहते हैं, पैपिलरी मसल। तो ये कहाँ प्रेजेंट हैं, बोथ एट्रिया में, और इसे हम कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। जो कॉर्डी टेंडनी है ये ट्राइकस्पिड वॉल को होल्ड करके रखते हैं, इसके बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से इस साइड भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाली कॉर्डी टेंडनी जो है ये बाइकस्पिड वॉल को होल्ड करके रखती हैं, इसकी बैक ओपनिंग को प्रिवेंट करती हैं। और यहाँ पर ये स्मॉल जो मसल्स होती हैं इन्हें हम पैपिलरी मसल कहते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पैपिलरी मसल प्रेजेंट इन हार्ट, है ना, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और बोथ वेंट्रिकल में, ये भी आप याद रखना, बोथ वेंट्रिकल में। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ciliary movement is found in macrophages and leukocytes, fallopian tube and vasa differentia, fallopian tube and trachea या फिर टंग एंड लिम्स। तो आप सभी को पता है सीलियरी मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया कहाँ प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, ये तो अमीबॉयड शेप्ड होते हैं और इनमें कैसा मूवमेंट होता है, अमीबॉयडल मूवमेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर सीलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो वन वे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वॉसा डिफरेंशिया में तो सीलिया एब्सेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया, तो ट्रेकिया और फैलोपियन दोनों में ही हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया में है ये म्यूकस को बाहर की तरफ वन वे मूवमेंट में के थ्रू बाहर की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। और फिलोपियन ट्यूब में जो है ये जो हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte या ओवम, उसके मूवमेंट को में हेल्प करता है। टंग एंड लिम्स, तो यहाँ पर कोई भी जो है सीलिया नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर आप बताइए आप करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रेकिया में हमें सीलरी मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमें मूवमेंट बॉडी में नॉर्मली 4 टाइप का देखने को मिलता है। एक आपका साइक्लोसिस, दूसरा आपका फ्लैजिरल, तीसरा आपका सीलिया, है ना, सीलरी मूवमेंट, और चौथा आपका जो है स्केलेटन, या चौथा आपका जो है मस्कुलर मूवमेंट। चौथा आपका क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। साइक्लोसिस कहाँ होती है, विथिन सेल के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है ये जब ऐसे मूव करता है तो इसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट फ्लैजिला की हेल्प से होता है ना, फ्लैजिला की हेल्प से होता है, जैसे स्पर्म में, ह्यूमन सेल की बात करें तो स्पर्म में, और जो हमारे प्रोटोजोअन्स हैं ना फ्लैजिलेटेड, जैसे ट्रेपेनोसोमा, लिस्मानिया, इन सभी में।
सीलरी मूवमेंट अभी हमने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब और ट्रेकिया में। मस्कुलर मूवमेंट जब हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जो हमारी मसल में मूवमेंट होता है, तो ये हमारा मस्कुलर मूवमेंट हो गया। आप याद रखेंगे ये 4 टाइप्स के मूवमेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कॉक्सल बोन, ठीक है, ये बोन है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कॉक्सल बोन की अगर बात करें तो ये हमारे पेल्विक गर्डल की बोन है, पेल्विक गर्डल की बोन है, ठीक है। हमने पेक्टोरल गर्डल को प्रीवियस पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था ना, पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी बोन आती हैं। पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन आती हैं, कॉक्सल बोन 2 हैं हमारे पास। देखिए सपोज करिए ये हमारे पास 2 कॉक्सल बोन है ना, ये हमारी राइट कॉक्सल बोन और ये लेफ्ट कॉक्सल बोन। तो एक कॉक्सल बोन किसके फ्यूजन से बनी है, एक कॉक्सल बोन हमारी ये इलियम होती है और ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, इस्चियम, और ये नीचे की तरफ प्यूविस है। तो एक हमारी कॉक्सल बोन जो है ये इलियम, इस्चियम और प्यूविक बोन के फ्यूजन से बनी होती है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डिप्रेशन है ना, ये जो आप डिप्रेशन देख पा रहे हैं, इस डिप्रेशन को हम एसिटाबुलम कहते हैं और इसी एसिटाबुलम से हमारी जो फीमर बोन है ये आकर यहाँ पर अटैच होती है। फीमर बोन का यहाँ पर हेड पार्ट आकर अटैच होता है। तो ये भी आपका बॉल सॉकेट जॉइंट है, याद रखना। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 फोरामेन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन से नर्व और ब्लड वेसल्स पास होती हैं। दोनों ही कॉक्सल बोन को जॉइंट करने वाले कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। और ये जो जॉइंट है यहाँ पर ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। याद रखना कभी आप इसको फाइब्रस मत करना, ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस। क्लियर। तो आई होप यहाँ से सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है ना। अब बताइए यहाँ पर हमारी कॉक्सल बोन 3 बोन से फ्यूज है, वो बोन कौन कौन सी है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो हमारा पहला ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपीएज एक्टिविटी फाउंड इन, इनमें से किसके पास एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, बोथ या फिर नन। तो अगर हम मायोसिन फिलामेंट की बात करें, मायोसिन फिलामेंट क्या है, ये हमारी मसल फाइबर है ना, ये मसल फाइबर है। और मायोसिन फिलामेंट बाईपोलर होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बाईपोलर होता है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये ऐसे जॉइंट होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो मायोसिन फिलामेंट का ये हेड पार्ट होता है, यहाँ पर 2 साइट्स होती हैं, एक एक्टिविटीज़ के लिए है ना, एक एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटीज़ के लिए, और दूसरा यहाँ पर जो साइट होता है ये एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन बाइंड से बाइंड करने की साइट होती है, ठीक है, ये एक्टिन साइट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एटीपीज एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मायोसिन में। क्लियर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ऐसी प्रोटीन बताइए जिसके पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो क्या है ये आपकी मायोसिन फिलामेंट या मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन को हम ही ए बैंड कह देते हैं, ए बैंड, और ये कैसा होता है बैंड, थिक बैंड होता है, ये कैसा है, थिक बैंड। तो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट का इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ये दोनों ही मसल फाइबर प्रोटीन हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनली कार्डियक मसल आर सिमिलर टू, जो कार्डियक मसल है वो फंक्शनली कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल, स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल या फिर नन। हमारी सभी स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, हम जितनी चीज़ें बोलेंगे वो आप प्लीज़ नोट कर लेना। बहुत ज़्यादा यहाँ समय नहीं लेंगे क्योंकि राइट करके अगर पढ़ाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। देखिए एक बार हम मसल की बात कर लेते हैं। तो मसल हमारी कितनी तरीके की हैं, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो मसल हमारे पास 3 टाइप्स की हैं, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। प्लीज़ आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल।
अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो ये स्केलेटल मसल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और यहाँ पर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। तो हमारी स्केलेटल मसल कैसी हुई? सिलेंड्रिकल हुई। प्लीज़ आप नोट करें, सिलेंड्रिकल हुई, मल्टी न्यूक्लिएटेड हुई और कैसी हुई? स्ट्रिप्ड हुई, है ना। कैसी? यहाँ पर स्ट्रिप्ड प्रेजेंट है, तो ये कैसी है? स्ट्रिप्ड मसल है। इसके अलावा अगर हम फंक्शनली बात करें तो ये हमारी मसल कैसी होती है? फंक्शनली जो है ये स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है ना, हमारे नियंत्रण में होती है। स्मूथ मसल की हम बात करें तो प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर बैंड एब्सेंट होते हैं। तो ये कैसी होती है? ये स्मूथ मसल इसीलिए कहते हैं। ये नॉन स्ट्रिप्ड होती है। कैसी? नॉन स्ट्रिप्ड होती है। और फंक्शनली कैसी है? इनवॉलंटरी है ना। जो हमारे विसलर ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लीवर, इनकी जो सभी मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो कैसी हैं? इनवॉलंटरी हैं। नाउ इसकी बात हम करते हैं दैट इज़ कार्डियक मसल्स की। तो हमारी कार्डियक मसल जो है ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। और इन दोनों ही ब्रांच के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैसी? डिस्क प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ कार्डियक मसल में अल्टरनेट बैंड देखने को मिलते हैं, जिससे हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिप्ड। और फंक्शनली अगर बात करें तो कार्डियक मसल फंक्शनली कैसी है? इनवॉलंटरी है ना, हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, तो इनवॉलंटरी है। आपको क्या तीनों बातें अच्छे से समझ आ गई? तो आपसे यहाँ पर कार्डियक मसल फंक्शनली पूछा गया है, तो फंक्शनली ये कैसी है? इनवॉलंटरी है। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली तो स्ट्रक्चरली कैसी होती है? ये स्ट्रिप्ड होती है, स्ट्रिप्ड। क्लियर? तो यहाँ आपसे केवल फंक्शनली पूछा गया है तो इनवॉलंटरी, अगर दोनों पूछा जाता तो आपका ये दोनों ही करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन ऑफ असर्शन रीजन। यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं, है ना। असर्शन क्या है? मैक्सिमम डिग्री ऑफ मोबिलिटी कैन बी सीन विथ अ बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट। रीजन क्या है? अ बॉल कैन रोटेट इन हालो स्फेरिकल सॉकेट ऑफ इन्फिनाइट एक्सेस। हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आप प्लीज़ प्रीवियस क्लास ज़रूर करें। हमने पूरा स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ क्वेश्चन। हमने प्रीवियस क्लास में बात किया था जो हमारा शोल्डर जॉइंट है या जो हिप जॉइंट है ये कैसा है? बॉल एंड सॉकेट लाइक जॉइंट है ना। ये बॉल एंड सॉकेट, ये जो बॉल की तरह है, ठीक है। ह्यूमरस का हेड बॉल की तरह है और स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी सॉकेट की तरह है। तो ऐसे जॉइंट कैसे होते हैं? साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है मूवमेंट, ऐसे जॉइंट जिनके बीच में मूवमेंट हो। तो ये बात तो सही है, असर्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ए बॉल रोटेट इन हालो स्फेरिकल सॉकेट, ये जो बॉल है ये सॉकेट में कई तरीके से मूव कर सकता है ना। आप अपने हैंड को मूव करके देखिए, इन्फिनाइट एक्सिस में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आप ऐसे कितने भी इन्फिनाइट एक्सिस में आप अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। क्या समझ आया आपको? असर्शन और रीजन। आप फिर से पढ़ें असर्शन, उसके बाद आप बिकॉज लगाएं, फिर रीजन पढ़ें। देखिए आपका आंसर क्या आएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है ना, दोनों ही बात करेक्ट है। एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो ए है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट अबाउट स्कैरिस। स्कैरिस के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे स्कैरिस किस फाइलम से बिलोंग करता है। स्यूडोसिलोमेट है, ड्यूटेरोस्टोम है, मोनोजेनेटिक है और डायोशियस है, या फिर डायोशियस है। देखिए स्कैरिस फाइलम एस्के हेलमिन्थीस से बिलोंग करता है। स्कैरिस फाइलम एस्के हेलमिन्थीस से बिलोंग करता है। और ये कैसे होते हैं? ये सिलोमेट होते हैं, ठीक है। कैसे हैं? ये सिलोमेट होते हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और इसके अलावा ये क्या है, दैट इज प्रोटोस्टोम होते हैं। कैसे होते हैं ये, प्रोटोस्टोम है। इनमें सबसे पहले माउथ बनता है ना। जो ऑर्केन्टेरान होती है, जो गैस्ट्रोला की ऑर्केन्टेरान होती है, ये सबसे पहले माउथ बनाती है, उसके बाद एनस बनाती है स्कैरिस के मेंबर्स में। तो ये कैसे हैं, प्रोटोस्टोम है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ड्यूटेरोस्टोम, तो ये गलत हो जाएगा। स्कैरिस कैसा है, मोनोजेनेटिक है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट सेल में कंप्लीट होती है। डायोसियस है, दैट मीन्स ये कैसे हैं, ये यूनिसेक्सुअल है। डायोसियस है, दैट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल स्कैरिस एंड फीमेल स्कैरिस अलग अलग होते हैं। मेल स्कैरिस फीमेल के कंपेयर में स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, और इसकी टेल कर्व्ड होती है। लेकिन जो फीमेल स्कैरिस है ये मेल के कंपेयर में लार्जर होती है और इसकी टेल स्ट्रेट होती है। फीमेल में कॉपुलेटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आप बताइए क्या करेक्ट हो गया। आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीबीपेरस निमेटोड इज। बीबीपेरस निमेटोड में से कौन है ना। फाइलेरियल वॉर्म, इंटेरोबियस, एस्कैरिस, ट्राइकीनेला या फिर ट्राइकीनेला। तो फ्लेरियल वॉर्म हम किसे कहते हैं, बाउचेरिया को कहते हैं ना। जो बाउचेरिया है इसको हम, जो आपका बुचरेरिया है इसको हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, जो एलिफैंटियसिस डिजीज़ कॉज करता है। और ये हमारी बॉडी में लिम्फ एंड ब्लड दोनों में रहता है। नाइट में ये लिम्फ में रहता है और डे में ये ब्लड में रहता है, डे में ये लिम्फ में रहता है, ठीक है, लिम्फ में, और नाइट में ये ब्लड में रहता है। फाइलेरियल वॉर्म की लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो ये डाइजेनेटिक होता है। एक फर्स्ट जो इसकी प्राइमरी होस्ट सेल है वो क्या है, मैन में, और सेकेंडरी होस्ट सेल इसकी क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, दैट इज फीमेल एडीज है ना, फीमेल एडीज मॉस्किटो है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बीबीपेरस होता है, यानी कि ये यंग वंस को बर्थ करता है, यंग वंस, जिसे हम फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, तो ये एग ना प्रोड्यूस करके यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इंटेरोबियस की बात करें तो इसे हम सीट वार्म भी कहते हैं, या हम इसी को पिन वार्म कह देते हैं, पिन वार्म। स्कैरिस में एक बात याद रखना आप, जो अभी हमने स्कैरिस बताया था आपको, मेल फीमेल अलग अलग होता है। स्कैरिस का जो स्पर्म होता है ये टेललेस होता है, तो इसका स्पर्म कैसा होता है, अमीबॉयड शेप होता है, अमीबॉयड शेप, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रू स्टमक इन रूमिनेंट्स वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इज। जो रूमिनेंट्स हैं, यानी कि हम कैटल की बात करें तो कैटल में एक्चुअल में डाइजेशन कहाँ पर होता है। जो कैटल्स का स्टमक होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, रूमेन, ओमेशम, रेटिकुलम एंड एबोमेशम। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एबोमेशम। एक्चुअल में फूड का डाइजेशन कैटल्स में स्टमक के एबोशम पार्ट में होता है। रूमेन पार्ट में जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं ये यहाँ पर रहते हैं। मैथिनोजेंस बैक्टीरिया कैसे हैं, ये हाई एसिडिक कंडीशन में रह सकते हैं, ये मेथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। विटामिन ई को थायमिन कहते हैं, विटामिन डी को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी1 को टोकोफेरॉल कहते हैं, या फिर विटामिन बी12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल। प्लीज़ आप सारी चीज़ें नोट करते रहें। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। एंड विटामिन बी1 को थियामिन कहते हैं, थियामिन। एंड विटामिन बी12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो आपसे करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जो विटामिन ई है जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, ये इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, ब्यूटी विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड, फिफ्थ एंड 11th क्रेनियल नर्व आर रिस्पेक्टिवली। क्या आपको सारी क्रेनियल नर्व अच्छे से याद हैं? प्लीज़ रिमेंबर कीजिए। थर्ड, फिफ्थ एंड 11th क्रेनियल नर्व कौन कौन सी हैं? ऑक्लूमोटर, एब्डुसेंस एंड स्पाइनल एक्सेसरी, एक्लूमोटर, ट्राइजेमाइनल एंड स्पाइनल एक्सेसरी, ऑप्टिक, फेसियल एंड स्पाइनल एक्सेसरी, ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस एंड वेगस। सो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है इसे हम एक्लूमोटर कहते हैं, एंड जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है इसे हम ट्राइजेमाइनल कहते हैं, एंड जो 11th हमारी क्रेनियल नर्व है इसे हम स्पाइनल एक्सेसरी कहते हैं। एक बार आप हमारे साथ क्रेनियल नर्व्स को रिवाइज करेंगे। हमारे में क्रेनियल नर्व्स, पहले एक बात ये देखिए आप, ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हम अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ साथ 10 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी फ्रॉग में 10 पेयर ही होती हैं, जबकि ह्यूमन में स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व हैं ये 31 होती हैं। रैबिट में स्पाइनल नर्व, रैबिट में कितनी होती हैं? रैबिट की बात करें तो रैबिट में स्पाइनल नर्व 37 पेयर होती हैं, 37 पेयर। यहाँ भी आप पेयर कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑल्फैक्टरी, सेकेंड क्या है, ऑप्टिक, थर्ड क्या है, ऑक्लूमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमाइनल, सिक्स्थ एब्डुसेंस, सेवंथ क्या है, फेसियल, सेवंथ हमारी फेसियल है, 8 हमारी ऑडिटरी है, 9th हमारी ग्लासोफेरेंजियल है, ठीक है। और 10 हमारी क्या है, वेगस है, जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है। एंड 11th क्या है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। एंड 12th क्या है, हाइपोग्लोसल नर्व है, हाइपोग्लोसल। क्लियर। अगर हम क्रेनियल नर्व के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के बेसिस पर क्रेनियल नर्व 3 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी नर्व, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व और मोटर क्रेनियल नर्व। जो सेंसरी क्रेनियल नर्व हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है एंड 8 है। और मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कौन सी हैं, 5 है, 7 है ना, और 9 है एंड 10 है। ये आपकी मिक्स्ड है, और रेस्ट आपकी कहाँ जाएंगी, मोटर में, मोटर क्रेनियल नर्व। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेरिबेलम ऑफ ब्रेन इज कंसर्न्ड विथ द, जो सेरिबेलम है ना, ब्रेन का हमारा जो सेरिबेलम है ये किससे कनेक्टेड होता है, किसके साथ कंसर्न्ड है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री मसल coordinating and regulating tone, maintaining posture, orientation and equilibrium of body, regulated body temperature। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो सेरिबेलम है ना, जो हमारे ब्रेन का सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, देखिए हाइंड ब्रेन में आपका आ जाता है दैट इज सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा और क्या आता है पोन्स, है ना पोन्स। जो सेरिबेलम है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का पोस्चर, ओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज लोकेटेड इन। प्राइमरी विजुअल एरिया, हमारे ब्रेन में विजुअल एरिया कहाँ लोकेटेड है, ऑक्सीपिटल लोब में, टेम्पोरल लोब में, फ्रंटल लोब में या फिर पेराइटल लोब में, में। अगर हम बात करें ब्रेन की, ब्रेन में तो ब्रेन को हम ऐसे जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है इसमें 4 लोब होते हैं। फोर ब्रेन में हमारे 4 लोब होते हैं, क्या क्या देखिए, फ्रंटल लोब, उसके बाद टेम्पोरल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। जो फ्रंटल लोब है प्लीज़ आप नोट जरूर करना, जो फ्रंटल लोब है इसमें एसोसिएशन एरिया होता है, एसोसिएशन एरिया, प्रीमोटर एरिया, मोटर एरिया एंड ब्रोकॉस एरिया। और क्या होता है ब्रोकॉस एरिया। जो पेराइटल है इसमें सोमेस्थेटिक, पेराइटल में क्या क्या है, सोमेस्थेटिक एरिया, गस्टेटरी एरिया, ठीक है, सोमेस्थेटिक एरिया और गस्टेटरी एरिया। टेम्पोरल में क्या क्या है, देखिए टेम्पोरल में हमारा ऑडिटरी है, ऑलफैक्टरी है, वर्निक्स एरिया एंड ऑक्सीपिटल में हमारा विजुअल एरिया है। ऑक्सीपिटल में हमारा क्या है, विजुअल एरिया। क्लियर। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, विजुअल एरिया। तो विजुअल एरिया कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीपिटल में, ऑक्सीपिटल लोब में, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिटरी एरिया हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑलफैक्टरी एरिया स्मेल के लिए, वर्निक्स एरिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, जो आप हम बोल रहे हैं इसको समझ पा रहे हो, है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो आपसे पूछा जाता है वर्निक्स एरिया किस लोब में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ब्रोकॉस एरिया है जो कि आपके फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, ये वॉइस प्रोड्यूस करने में, है ना, जो हम बोलते हैं ये वॉइस जो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोमेस्थेटिक एरिया की बात करें तो ये टच, पेन, प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। गस्टेटरी एरिया टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्वाद के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अकर्स इन। सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अकर इन मसल फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या फिर नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन 2 तरीके के होते हैं। जो न्यूरॉन हैं ये 2 तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। सपोज करिए ये एक न्यूरॉन है ना, ये एक क्या है, न्यूरॉन है। तो ये इसकी बॉडी है जिसको हम साइटोन कहते हैं, और ये इसके डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स हैं इसके, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं।
तो ये इसका एक्सॉन है। जो नर्व सेल का या न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये माइलिन शीथ से कवर होता है, इस तरीके से माइलिन शीथ से कवर होता है। और इनके बीच में जो ये गैप होता है, इनके बीच में जो गैप होता है इसे हम नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। ठीक है, जो ये माइलिनेटेड, जहाँ पर ये माइलिनेटेड होता है यहाँ पर ये स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यही स्वान सेल्स ही माइलिन शीथ को बनाती हैं। ठीक है, और जो माइलिन शीथ हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये स्फिंगोमाइलिन है। क्या है, स्फिंगोमाइलिन, जो कि एक लिपिड है, स्फिंगोमाइलिन जो कि एक लिपिड है ना। अब ये लिपिड है तो इसको कौन सिंथेसाइज करेगा, दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इन स्वान सेल्स हैं यही जो ये आपकी माइलिन शीथ है इसको बनाती हैं। तो जो माइलिन शीथ है ये एक्सॉन को कवर किए रहती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्सॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि ये जंप करते हुए कंडक्शन इस तरह होता है, जहाँ पर माइलिन की शीथ होती है वहाँ पर, और जहाँ पर ये माइलिन की शीथ एब्सेंट होती है, जो नोड ऑफ रेनबियर है, यहाँ पर इम्पल्स नहीं आता है। तो इस तरीके से ये जंप करते हुए इम्पल्स का कंडक्शन होता है, तो इनमें फास्ट होता है ना। तो अगर हम साल्टेटरी कंडक्शन की बात करें तो साल्टेटरी कंडक्शन कहाँ पर होगा, जो हमारी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं इनमें माइलिन शीथ नहीं होती है। और आप एक बात याद रखेंगे, जो स्वान सेल्स हैं, है ना, इन्हें हम क्या कह रहे थे, ये हमारी जो स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में होती हैं, और या जो स्वान सेल्स हैं ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करवाती हैं। लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करवाती हैं। इम्पॉर्टेंट है, कौन करवाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मैमल्स का। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, पोन्स बेरुलाई या फिर सेरिब्रम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पोन्स बेरुलाई जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पोन्स बेरुलाई प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट हाइंड ब्रेन, है ना, हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और वेंट्रल साइड, कहाँ पर, वेंट्रल साइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए पोन्स बेरुलाई हाइंड ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं लिम्बिक सिस्टम की, तो लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, हमारे एग्रेसिव नेचर से। लिम्बिक सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, जो आपका एमिगडेला है, इमेगडेला क्या करता है, हमारे एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करता है ना। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा एमिगडेला एक्टिवेट होता है, ये एग्रेसिव नेचर के लिए। और हिप्पोकैम्पस, प्लीज़ आप अच्छे से नोट करना, हिप्पोकैम्पस क्या करता है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है।
है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। जो हमने अभी पढ़ा है ये हमको लंबे समय तक याद रहे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर कॉल्ड? एरेक्नॉइड एंड पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रा एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, या फिर मेनिंजिस। जो हमारी क्रेनियल कैविटी है इसमें 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम मेनिंजिस कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये हमारी क्रेनियल कैविटी की 3 लेयर्स हैं जिन्हें हम मेनिंजिस कहते हैं। 1 लेयर को हम मेनिक्स कहते हैं। कभी आपसे मेनिक्स पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सिंगुलर फॉर्म क्या है? मेनिक्स। जो सबसे आउटर तरफ होती है इसे हम डूरामेटर कहते हैं। ये क्या दर है? आउटर साइड में है तो इसे हम डूरामेटर कहते हैं। और जो इनर साइड होती है, इनर साइड, इसे हम पायामेटर कहते हैं। ये पायामेटर, जो पायामेटर है ये हमारे ब्रेन के टिश्यू से धसी हुई होती है। ठीक है, ब्रेन के टिश्यू से धसी होती है। और जो डूरामेटर है ये ऊपर की तरफ ये हमारी क्रेनियल बोन से अटैच होती है ना, क्रेनियल बोन में बिल्कुल ये चपटी हुई होती है। और जो मिडिल लेयर है इसको हम एरेक्नॉइड कहते हैं। क्या? एरेक्नॉइड मेटर। ये क्या है? एरेक्नॉइड। डूरामेटर और एरेक्नॉइड मेटर के बीच जो स्पेस है इसे हम सब डूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सब डूरल स्पेस कहते हैं। और जो एरेक्नॉइड एंड पायामेटर के बीच स्पेस है इसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। एरेक्नॉइड पायामीटर के बीच जो स्पेस है इसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन को फ्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्रेन है, इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। सेरिब्रल फ्लूइड हमारे ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिससे हमें कभी ऐसा नहीं पता चलता है कि हमारा सर बहुत भारी है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो आपसे मिडिल और इनर लेयर के बीच का स्पेस पूछा गया है। तो क्या है? सब एरेक्नॉइड स्पेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना जो भी हमने आपको बताया, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है ना, ये प्रेजेंट कहाँ है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। लेकिन इसको सिंथेसिस कौन करता है ना, इसका सिक्रीशन कौन करता है, कौन इसे बनाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तभी हम मानेंगे कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपकी स्टडी इस लेवल तक हो चुकी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। प्लीज़ आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको और कितना ऊपर लेवल का अच्छे से पढ़ना है, या हम ज़्यादा ऊपर लेवल का पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कम पढ़ाना है ना। ये आप ज़रूर बताया करें। आप यकीन मानिए, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप 100% यकीन मानिए आपको EMRS में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, EMRS हो या आपका UPTGT PGT का हो, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ। हाइपोग्लोसल नर्व, सबसे पहले आप बताएंगे कि हाइपोग्लोसल नर्व एक क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व है जो कि किस नंबर पे आती है आप बताएंगे हमें? तो ये 9th नंबर की हमारी क्रेनियल नर्व है। और ये हमारे आई, हार्ट या टंग या लिम्स किसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है? टर्म से आपको पता चल रहा है हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसल टर्म इज एसोसिएटेड टंग, हमारी टंग से एसोसिएटेड है। तो ये किसके मूवमेंट को कंट्रोल करेगा? टंग के। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक और आपकी क्रेनियल नर्व है जो आपके टंग के मूवमेंट को
कंट्रोल करती है। वो क्या है? वो क्या है? आपकी 9th नंबर की नाइन्थ नंबर की क्रेनियल नर्व, दैट इज ग्लोसोफैरिंजियल। ठीक है, ग्लोसोफैरिंजियल। क्लियर? ये आपको हाइपोग्लोसल जो है ये आपकी 12th नंबर की है, याद रखना। तो टंग के मूवमेंट को 12th नंबर की क्रेनियल नर्व और 9th नंबर की क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर आर लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कार्डियक सेंटर ब्रेन के किस पार्ट में होते हैं? सेरिब्रम में, फोर ब्रेन, क्रूकुरा सेरिब्राई, ये आपका क्रस सेरिब्राई, या फिर मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो हम सभी जानते हैं रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर हमारे हाइंड ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे एपनेस्टिक और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पूछे जाएं तो ये आपके पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इनमें से कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का हिस्सा है? कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा एडिपोसा, कार्पोरा कार्डियाका, या फिर कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो अगर हम बात करें मैमल्स की, है ना, आवर ब्रेन यानी कि मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो सिर्फ आपको मैमल्स में देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया पॉन्स बेरोलाई, कार्पस कैलोसम, 3 मेनिंजिस एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये आपको सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलेंगे। पॉन्स बेरोलाई फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्पस कैलोसम जो है ये अब आपके जो हेमीस्फेयर सेरिब्रम हेमीस्फेयर हैं, जो दो आपके हेमीस्फेयर्स लोब हैं, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड 3 मेनिंजेस जो अभी हमने आपको बताया, आउटर की तरफ क्या था? डूरामेन, मिडिल में एरेक्नोइड और इनर में पायामेटर, है ना। तो ये 3 मेनिंजेस जो हैं ये हमें केवल मैमल्स में, अगर फिश की बात करें तो फिश में कितनी मेनिंजेस होती हैं? केवल 1। ठीक है, और इसके बाद बात करें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स की। रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और बर्ड्स की तो इनमें 2 मेनिंजेस होती हैं। तो 3 मेनिंजेस हमें केवल मैमल्स में देखने को मिलती हैं। एंड कार्पो क्वाड्रिजेमाइना ये भी मैमल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। सो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कार्पोरा एलाटा ये किसका पार्ट है? किसके ब्रेन का? तो ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी ब्रेन में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है उसको कार्पोरा एलाटा ही कंट्रोल करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथ टेकन इन द आई बॉल बाई लाइट रेज। आई होप नाउ विजिबल है ना। आपको क्या बताना है यहाँ पर? आई विजिबल के लिए, है ना, जो आई बॉल बाई लाइट रेज, हमारी आई बॉल पे जो लाइट फॉल होती है उसके लिए करेक्ट पाथवे क्या है ना। तो हमारी आई की जो रेटिना है ये इन्वर्टेड होती है। अगर हम लाइट इस साइड से पास करेंगे रेटिना पर तो इमेज इस साइड बनती है ना, पता है सभी को। तो हमारी रेटिना कैसी है? इन्वर्टेड है। तो इसका आपको पाथवे बताना है। देखिए एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। सपोज करिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। ये आपकी आई है, तो आई के तरफ बाहर की तरफ क्या है? हमारा कंजक्टिवा है ना। और ये पीछे की तरफ से ये क्या है? स्क्लेरा है। ये हमारा स्क्लेरा है और यही आगे आकर क्या बना लेता है? कॉर्निया। यही आगे आकर कॉर्निया बना लेता है। ठीक है, ये स्क्लेरा हो गया, ये आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया। और ये आपका ये आपका क्या हो गया? कंजक्टिवा हो गया। स्क्लेरा इस तरह,
ये आपका स्क्लेरा हो गया। इसके बाद ये आपका पीछे की तरफ क्या है, ये दैट इज़ कोरॉइड है ना, ये आपका कोरॉइड हो गया। और यही कोरॉइड में यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है जो लेंस को होल्ड करेंगे, और यहीं पर सीलरी मसल्स हैं, है ना, सीलरी मसल्स हैं। इसके बाद और क्या है, यहाँ पर रेटिना है, ये हमारी क्या है, रेटिना है। तो जब यहाँ से हम लाइट फॉल करेंगे, जब लाइट फॉल करेंगे तो सबसे फर्स्ट कहाँ आएगी, कंजक्टिवा पर, कंजक्टिवा से फिर कहाँ आएगी, कॉर्निया में, कॉर्निया से लेंस जाएगी, है ना, लेंस जाएगी थ्रू प्यूपिल, और उसके बाद ये यहाँ पर रेटिना पर आकर इमेज बनाएगी, है ना, यहाँ रेटिना पर आकर इमेज बनाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कंजक्टिवा, कॉर्निया, है ना, कॉर्निया, और जो आपका ये कॉर्निया है, ठीक है, ये जो कॉर्निया है आपकी, ये वाली कॉर्निया, और ये लेंस, ये वाइट वाला लेंस, इसके बीच में जो है ह्यूमरस या वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये एक्वस ह्यूमर में आएगा। उसके बाद कहाँ आएगी लाइट, लेंस पर, लेंस में आएगी और प्यूपिल के थ्रू कहाँ जाएगी, विट्रस ह्यूमर में। जो लेंस और रेटिना है इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर इसके बीच में जेली लाइक ह्यूमर होता है, ठीक है, या जेली लाइक आप कह लें फ्लूइड होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है और ये रिप्लेस नहीं होता है कभी, ठीक है, लाइफ स्पॉन के दौरान ये रिप्लेस नहीं होता है। तो लेंस के बाद लाइट कहाँ आएगी, विट्रस में आएगी, विट्रस ह्यूमर से फिर ये रेटिना पर फॉल करेगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर हम बात करें एक्वस ह्यूमर की, है ना, तो एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट था, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर वाटरी फ्लूइड है, जिसको कॉर्निया के पास कुछ, यहाँ पर कॉर्निया के पास कैनाल ऑफ स्लेम होती हैं, क्या, कैनाल ऑफ स्लेम, जो एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करती हैं और ये रिप्लेस होता रहता है, ठीक है, ये जो है ड्रेन होता रहता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, तो पाथवे आप जरूर याद रखना, सबसे पहले कंजक्टिवा में, फिर कॉर्निया एक्वस ह्यूमर में जाएगा, उसके बाद लेंस, लेंस में थ्रू प्यूपिल होकर ये विट्रस ह्यूमर में लाइट जाएगी, उसके बाद रेटिना पर लाइट फॉल करेगी और इमेज बनेगी। फिर इमेज की प्रोसेस हमारे ऑक्सीपिटल लोब में होगी, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा डायग्राम बनना है या क्या है। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। टोटल हम लोगों ने आज 40 क्वेश्चंस किए, है ना, जिनको हमने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें और बहुत अच्छे से डीप स्टडी करें, जिससे आपको कोई सिलेक्शन से ना रोक सके। क्लियर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच एवरीवन।